नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो हिंदू विवाह कानून के तहत गुजारे भत्ते के प्रावधानों से संबंधित है। और इसके साथ ही अगर किसी और तरह की कोई कानूनी समस्या है, आपके जहन में कोई और परेशानी कानूनी चल रही है, तो भी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह कानून के तहत गुजारे भत्ते को लेकर क्या कानूनी प्रक्रिया है। इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह कानून के तहत गुजारे भत्ते को लेकर क्या कानूनी प्रक्रिया है। इससे संबंधित कोई सवाल आपके जहन में है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन से लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह कानून के तहत गुजारे भत्ते को लेकर क्या कुछ प्रावधान है, कैसे अगर कोई महिला गुजारा भत्ता लेना चाहती है तो उसे क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अमल में लानी होगी। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो भी अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कानूनी अड़चन है तो हम आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए मौजूद हैं। और आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ रमेश यादव जी जुड़े हैं इलाहाबाद से। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है रमेश यादव जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बेसिक्स बताएं कि क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई महिला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अगर गुजारा भत्ता चाहती है तो क्या कानूनी प्रावधान है। जी, थोड़ा सा आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जी, प्रावधान के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ रमेश यादव जी। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो क्या बेसिक्स हैं। जी हाँ, बेसिक जो मेंटेनेंस सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो हमारा आज का टॉपिक है जी, और सवाल जहां तक मेंटेनेंस का है तो अगर एज ए होल मैं इसको देखता हूं तो मेंटेनेंस इस पूरे जो व्यवस्था है वो जितने भी फैमिली लॉ हैं, वो चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ हिंदू मैरिज अलग से हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी है हिंदू लॉ में ही जी। इसके अलावा मुस्लिम लॉ जो पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, और इसके अलावा जो सब पर लागू होता है ये तो वो उनके अपने धर्म विशेष जिससे वो गवर्न होते हैं उनके लिए है जी। इसके अलावा 125 सीआरपीसी जो सब पर लागू होता है, और अभी हाल में जो 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया उसमें उसकी भी सेक्शन 36 में मेंटेनेंस का
प्रोविजन किया गया है। एज ए होल अगर ये जो प्रोविजन है ये हमारे जैसे एक किसी भी समाज को संचालित करने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का जो हक है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से मिलता है। और सारे ये लॉ जो भी प्रावधान है वहीं से अगर आप देखें तो कहीं न कहीं इनकी ओरिजिन वहीं से है कि किसी भी व्यक्ति को हम ऐसे ही अनाथ नहीं छोड़ सकते। और अंततः इसीलिए तमाम प्रावधानों में अंत में राज्य का भी यह दायित्व डाला गया कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जिए, इसके लिए जरूरी है कि उसका इंतजाम किया जाए। अब हम जहां तक आज का जो टॉपिक है उस पर हम आते हैं। 24 जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 है उसमें शुरुआत ही यहां से होती है कि एनी प्रोसीडिंग इन दिस एक्ट, मतलब इस अधिनियम के तहत कोई भी कार्यवाही संचालित की जा रही है जी, कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि जो मार्जिनल नोट्स है उसका जो सेक्शन 24 का मार्जिनल नोट्स है उसमें सीधे तौर पर यही कहा गया कि मेंटेनेंस पेंडेंटे लिटे एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब ये लैटिन का शब्द है, इसका मतलब कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, अगर जब केस पेंडिंग हो तो उस दौरान दोनों के लिए है, ये बहुत व्यापक तौर पर जानना चाहिए कि पति या पत्नी दोनों के लिए, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जो भी व्यक्ति वहां 24 के तहत एप्लीकेशन देता है और यह साबित करता है कि वह पर्याप्त साधन वाला नहीं है, उसके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है कि वो इस लिटिगेशन को आगे प्रोसीड कर सके और दूसरा अपना जीवन यापन कर सके, तो मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालय, खासतौर से अब तो ये फैमिली कोर्ट में ही दाखिल होता है, तो जो पारिवारिक न्यायालय है वहां पीठासीन अधिकारी दोनों की स्थितियों पर विचार करता है और फिर जरूरत के हिसाब से, तथ्य और परिस्थितियों के हिसाब से उनको अवार्ड करता है कि इतना धनराशि आप हर महीने देंगे। चलिए, बिल्कुल इसका आधार भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि गुजारा भत्ता तय करने का आधार क्या कुछ होता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। राकेश जी हमारे साथ बरेली से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है राकेश जी आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, नमस्कार सर, मेरे ऊपर 498 का केस चल रहा है जी, उसमें स्टेट वर्सेस राकेश है का केस। मेरा प्रश्न सर इतना है कि स्टेट की तरफ से 5 गवाह थे, 5 में से 3 गवाहों ने अपनी गवाही दे दी, उनसे जिरह हो गई जी। अब दूसरी पार्टी ये चाहती है कि 2 अन्य गवाह जो हैं वो पेश ना किए जाएं। स्टेट ये चाहती है कि 2 गवाह पेश ना किए जाएं, जबकि मैं विपक्ष में हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि दोनों गवाह से जिरह हो जी। तो क्या स्टेट मेरे बिना मर्जी के क्या स्टेट गवाही को बंद कर सकती है? क्योंकि उस तरफ की बादनी ने ये कह दिया है मैं आपको गवाह नहीं देने, जबकि गवाह बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है, कि बाबू को इसलिए पेश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग कोर्ट में झूठ बोल नहीं पाएंगे और सच्चाई बता देंगे। चले, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रमेश यादव जी क्या जवाब देंगे इन्हें? आप थोड़ा सा इनके सवाल को आप रिपीट करें। बहुत सर, इनका ये कहना है कि 498 के तहत इनका एक केस चल रहा है और इसको लेकर जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से गवाहियां भी कुछ हुई हैं और कुछ गवाहियां होनी बाकी इनकी तरफ से, तो उनकी तरफ से कुछ प्रक्रिया इस तरह की अपनाई जा रही कि गवाही ना हो पाए, तो उस संबंध में इन्हें क्या करना चाहिए? ये इनको फोर्स कर रहे कि इनकी गवाही ना होने पाए जी, जो 2 गवाह हैं उनकी गवाही वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और आप ये 496 सेक्शन 498 जो प्रोसीडिंग चल रही है जी, 498A 498 में, अच्छा 498A में, और ये तो जाहिर सी बात है कि इनकी पत्नी ने किया होगा जी। तो जी तो ये अगर ऐसा, ये एक्चुअली क्या है कि प्रोसिक्यूशन तो जो विक्टिम है उसकी तरफ से होता है और ये अगर ये अपने डिफेंस में गवाह जो पेश करना चाहते हैं जी जी, उसके लिए इनको इनके पास इनको राइट है, और 300 एक तो यह है कि 315 के तहत 315 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन ये दें जी,
अगर संबंधित पीठासीन अधिकारी जो यहाँ ट्रायल चल रहा है वो कोर्ट विचार नहीं करती है तो और खारिज करती है इनके एप्लीकेशन को, तो ये 482 एक सेक्शन है सीआरपीसी में, उसके तहत हाई कोर्ट में आ सकते हैं और हाई कोर्ट उसको निर्देशित करेगी, क्योंकि राइट टू डिफेंस जो है वो फंडामेंटल राइट है। जी जी। भाई अपने बचाव में गवाहों को पेश करना ये इनका मौलिक अधिकार है और उससे इनको कोर्ट वंचित नहीं कर सकती। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं राकेश जी, जो आपका सवाल था और जो तरीका अभी आपको बताया है कि आप 315 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन अपनी फाइल कर सकते हैं और या फिर इसके अलावा 482 सेक्शन के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आपके पास ये रास्ता खुला हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। होने के बाद अगर वो रिजेक्ट करता है तो उस रिजेक्शन ऑर्डर को यहाँ करते हुए कि साहब इनको यहाँ से आदेशित किया जाए कि हमारे गवाहों को, हमारे पक्ष को सुना जाए। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं राकेश जी को उनके सवाल का वाजिब उत्तर जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। निसार मोहम्मद अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए निसार साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा निवेदन ये है कि 1986 में हमारा क्या है बंटवारा हो गया था जी। 3 भाई और 3 बहनें हम जी। और अब 3 भाई और 3 बहनों के होने के बाद 1986 में बंटवारा हो गया था, लेकिन वो लिखित नहीं हुआ था जी। अब वो 30-32 साल बाद वो हमारी बहनें हमसे अधिकार मांग रही है अपना। हाँ। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करा जाए? रमेश यादव जी क्या जवाब देंगे? इनका ये कहना है कि बंटवारे से जुड़ा इनका पूरा ये मामला है, साल 1986 का लिखित तौर पर बंटवारा नहीं हुआ था। ये 3 भाई और 3 बहन है, लेकिन अब इनकी 3 बहनों की तरफ से इसमें हिस्सेदारी की मांग की जा रही है इतने साल गुजर जाने के बावजूद। तो इनके लिए कोई रास्ता है कानूनी तौर पर? जी, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ये सवाल को रिपीट करें। इनकी 3 बहनें जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब माता पिता की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति। क्या कहा है? पैतृक संपत्ति है और पेरेंट्स इनके जो भी जिनके नाम थी माता या पिता में से जो भी अब नहीं रहे जी जी। और इनके नाम प्रॉपर्टी वो आ चुकी है कि अभी नहीं हुई? जैसे माता पिता के मरने के बाद म्यूटेशन होता है, खारिज दाखिल में इनके पास इनके नाम आ चुकी है प्रॉपर्टी। निसार साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? चले, शायद निसार साहब से संपर्क टूट गया है। लेकिन रमेश यादव जी, क्या इनकी बहनें संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकती हैं अगर पैतृक संपत्ति है या फिर इनके माता पिता की बनाई संपत्ति है? अब जो 2001 में अमेंडमेंट हुआ अपने यहाँ हिंदू लॉ में, खासतौर से हिंदू, तो उसमें ये है कि जो कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी यानी जो पैतृक संपत्ति है उसमें वो को शेयरर हैं। जैसे जिस तरह से लड़के का जितना हिस्सा होगा बहनों का भी उतना ही हिस्सा होगा। अगर वो आप प्रॉपर्टी पेरेंट्स के द्वारा बिना अगर कहने का मतलब ये कि अपने जीवन में अपने जीवित रहते उन्होंने अगर मान लीजिए कि इनके नाम विल कर दिया, वसीयत कर दिया, तब तो ठीक है कि ये एब्सोल्यूट ओनर हो गए। लेकिन अगर वो बिना कुछ बिल किए या बिना उसका कोई उचित प्रबंध किए वो मर जाते हैं, अपने पीछे प्रॉपर्टी छोड़ जाते, तो उनकी जो भी संतानें हैं वो स्त्री पुरुष दोनों, चाहे वो बहन हो या लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। रमेश यादव जी, ये मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं? जी, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं मोहम्मद निसार साहब। अच्छा, ये अगर माइनॉरिटी मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो उसमें भी देखना होगा दो चीज है। जैसे अगर नॉन एरर प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब कि अगर कृषिगत भूमियां नहीं है, कृषि वाली भूमि नहीं है जी, तो इनका जो पर्सनल लॉ है वो लागू होगा। पर्सनल लॉ में बेटियों का भी कुछ हिस्सा है, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा समर्थ हूं बताने के लिए, लेकिन पर्सनल लॉ में भी बेटियों का कुछ शेयर होता है। जैसे हिंदू विवाह में तो हिंदू लॉ के हिसाब से तो दे आर को शेयर, वो पूरा बराबर की हिस्सेदारी होती है उनकी, लेकिन उसमें भी कुछ शेयर है उनका। और अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तब उनका शेयर नहीं है, वो हिंदू
चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं मोहम्मद निसार साहब का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। एक और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, के शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। के शर्मा जी, आज हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता को लेकर क्या कुछ प्रोविजंस हैं। एक महिला या अगर गुजारा भत्ता का अधिकार पाना चाहती है तो उसके लिए उसे क्या कुछ प्रोसेस अपनाना होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या, कोई तय फॉर्मेट होता है या फिर सिंपल तरीके से भी अपनी बात वो रख सकती है? देखिए, आप हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। सेक्शन 24 है जिसमें आप इंटरिम मेंटेनेंस के लिए दरखास्त कोर्ट में लगा सकते हैं। देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था कि कोई खास टाइम में ही कोर्ट डिसाइड एप्लीकेशन कर देंगे, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ। उसके हिसाब से ये है कि जिस दिन से आप एप्लीकेशन लगाएंगे मेंटेनेंस के लिए, अब वो 60 दिन के अंदर अंदर जब दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, उस नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर वो कोर्ट को वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी होगी। ये टाइम फ्रेम इसमें तय कर दिया गया है जी। थोड़ा सा मैं जल्दी, क्योंकि समय खत्म होने वाला है, मैं ग्राउंड्स बता देता हूँ कि किस किस ग्राउंड पे आप मेंटेनेंस ले सकते हैं या क्या ग्राउंड होने चाहिए। देखिए, सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में, इसमें हस्बैंड भी ले सकता है मेंटेनेंस और वाइफ भी। ऐसा नहीं है कि भ्रांतियां हैं कि केवल वाइफ ही ले सकती है। एप्रोप्रिएट केसेस में हस्बैंड को भी कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट किया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों की इनकम का क्या सोर्स है, जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रही हैं, उनके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम का साधन है कि नहीं है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, जो दूसरी पार्टी से आप लेने वाले हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी इनकम क्या है, उनके खर्चे क्या हैं। तो ये जो दोनों पार्टीज का जो स्टेटस होता है उसके आधार पर तय किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो जिससे आप लेना चाहते हैं उनके डिपेंडेंट कितने हैं या उनकी जो लायबिलिटी है वो कितनी है। जैसे कि कोई लोन तो नहीं लिया, ऑब्वियसली जब लोन लिया है किसी से तो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें ये बेसिक फैक्टर्स होते हैं, दोनों पार्टीज की सोशल स्टेटस को देखते हुए ही, इनकम को देखते हुए ही, एक्सपेंसेस को देखते हुए ही कोर्ट जो है रीजनेबल तरीके से वाइजली। आप ये जो बता रहे हैं कि दोनों का स्टेटस देखते हुए ही कोर्ट इस बात का निर्धारण करता है कि गुजारा भत्ता किस तरीके से तय किया जाए जी। अगर ये मान लीजिए कि पति और पत्नी दोनों ही सेल्फ डिपेंडेंट है, दोनों ही उनके पास रोजगार का अवसर है, दोनों ही कमाते हैं, तो इन परिस्थितियों में चाहे पत्नी हो या फिर पति, क्या वो गुजारा भत्ते के हकदार रहते हैं? देखिए, जो सेक्शन में जो शब्द लिखे गए हैं वो ये हैं कि कोई भी पार्टी यदि सफिशिएंटली अपने को मेंटेन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये मैट्रिमोनियल हाउस में वो जिस हिसाब से रहे थे, जिस स्टेटस के हिसाब से, उसी के हिसाब से मेंटेनेंस तय होगा। और आपने बात कही कि दोनों कमा रहे हैं, देखिए एप्रोप्रिएट केसेस में कोर्ट मेंटेनेंस डिक्लाइन कर देती है। जब आप खुद कमा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फॉर द सेक ऑफ किसी को परेशान करें कि आपको मेंटेनेंस देना ही होगा, ऐसा नहीं है। यदि आप कमा रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस मिलने की संभावना भी नहीं हो सकती है। ये दोनों ही बातें हैं। ठीक, रमेश यादव जी, लेकिन अगर बच्चों को आधार बनाकर पत्नी की तरफ से डिमांड की जाती है कि वो भले ही उसके अर्निंग का जरिया है, लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए गुजारा भत्ता जरूरी है, तो उस दिशा में किस तरह से तय होता है गुजारा भत्ता? हाँ, तो अगर वो ये साबित कर देती हैं कि बच्चों के लिए जरूरी है, तो कोर्ट ये देखेगी कि जो आपकी इनकम है वो कितनी है और क्या उससे आप अपनी जो बच्चे आपके साथ रह रहे हैं उनका और खुद का आप अनुपालन, मतलब जो भी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक चीजें हैं वो हो सकता है कि नहीं। एक ये कोर्ट का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है कि जो वस्तुगत स्थिति है उसके अनुसार क्या संभव है। इसके अनुरूप कोर्ट बच्चों के लिए अलग से अवार्ड भी कर सकती है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी राइट है, लेकिन ये वो तथ्य और परिस्थितियों के हिसाब से तय करेगी जी कि आप कितना इनकम है आपकी। और बच्चे, मान लीजिए आपके दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कुल मिलाकर के 10,000 रुपए ही कमा रही, तो 10,000 रुपए में तो आपको व्यक्तिगत जीवन ही चले। और इसमें फिर हस्बैंड के ऊपर लायबिलिटी है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, जो भी इस हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 3-4 तरह के केस दाखिल होते हैं, उसमें लिखा भी गया कि एनी प्रोसीडिंग, वो चाहे तलाक का हो, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए हो, या फिर दोनों के रिश्ते को फिर से बनाए रखने के लिए सेक्शन 9 के तहत हो, जो भी है। और इस प्रोसीडिंग के दौरान आपको अंतरिम भरण पोषण के लिए वो इंतजाम करती है और साथ साथ एक्सपेंसेस। तो ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन होती है कि क्या दिया जा सकता है, क्या उचित होगा। ठीक,
के शर्मा जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे इस पर? देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं मेंटेनेंस के ऊपर, उसमें ये भी कह रहे हैं, देखिए भारत में इनकम टैक्स न देने की प्रक्रिया है, लोग छुपाते हैं। तो कई सारे जजमेंट्स ऐसे हैं, उसमें ये कहा गया है, देखिए यदि मजिस्ट्रेट को या जज को लगता है तो सम गैस वर्क इज अलाउड, वो यदि कोई छिपाते हैं अपनी इनकम तो कोर्ट गैस वर्क भी करता है। दूसरा आपने कही कि आधार क्या हो सकता है, मैं दिल्ली की बात करूंगा। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट है एफिडेविट का, वो दोनों पार्टी को मेंटेनेंस का ऑर्डर होने से पहले देनी होगी। उसमें आपकी इनकम, आपकी एसेट्स, आपकी डिपेंडेंसी, आपकी लायबिलिटी, सारी चीजें होती हैं। तो उसको कुसुम शर्मा जजमेंट में कोर्ट ने और अच्छा कर दिया है, और उसमें यह कह दिया है कि देखिए दोनों पार्टी में से यदि कोई पार्टी झूठ बोलेगी, गलत तथ्यों को कोर्ट के सामने पेश करेगी, तो उनको अप्रोप्रिएट धाराओं में पनिशमेंट किया जाएगा। तो इसमें प्रॉपर मशीनरी है मेंटेनेंस को तय करने के लिए। और दूसरी बात रही अभी कहीं इसमें कोर्ट को प्रूव करना होगा। देखिए मेंटेनेंस हमेशा जो इंटरम मेंटेनेंस है ये प्राइमा फेसी होता है, कोर्ट को बहुत ज्यादा मेरिट पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। जो आगे की कोर्ट की जो गाइडलाइंस तय की हुई हैं या कंसर्न हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट के आधार पर उन्होंने गाइडलाइंस और रूपरेखा बना रखी है, उसके हिसाब से उसी का वो कोर्ट अवलोकन करेगी और उसी के आधार पर दूसरी पार्टी को नोटिस होने के 60 दिन के अंदर अंदर उस पर ऑर्डर करेगी, जो भी अप्रोप्रिएट होगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन जानकारियों के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।